मैं डॉक्टर सत्यवीर यादव, प्रिंसिपल यदुवंशी पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़, आज व्यक्तित्व निखार में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व, इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरह से हम अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ईमानदारी और सच्चाई का क्या महत्व है। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। सत्य बोलने से हम बहुत ज़्यादा मुसीबतों से बच जाते हैं। अगर सच नहीं बोलेंगे तो हम बार-बार 50 बार हम झूठ बोलेंगे, लेकिन लास्ट में सच ही आना होता है। इसलिए शुरू में ही ये संस्कार होने चाहिए कि हम सच्चाई को मजबूती के साथ पकड़ें और ईमानदारी को मजबूती के साथ पकड़ें। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने सच्चाई और ईमानदारी मेरे माता और पिता से सीखी। उन्होंने इतने बढ़िया संस्कार दिए कि बचपन से ही हर बात के बारे में सच्चाई और ईमानदारी मैंने उनके बर्ताव में देखी और धीरे-धीरे मैंने एक मजबूती के साथ पकड़ा कि झूठ बोलना ही नहीं है। गलती तो हो सकती है, भूल-चूक भी हो सकती है, लेकिन जबरदस्ती झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। भूल-चूक तो अलग बात है कि भई ध्यान नहीं रहे कोई बात का, बाकी मजबूती के साथ ईमानदारी में और सच्चाई में विश्वास रखें। हालांकि सत्य कड़वा होता है, लेकिन जब कड़वा सत्य बोलने की नौबत आ जाए तो मौन भले ही धारण कर ले, लेकिन झूठ फिर भी ना बोले। अब यहां मैं सबसे पहले तो अपने ही एक्सपीरियंस बताऊंगा, उसके बाद में और पॉइंट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सच्चाई और ईमानदारी कितनी मजबूत होती है कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आप ईमानदारी से और सच्चाई से बात करेंगे तो निश्चित रूप से अगला वाला व्यक्ति है, जो सुनने वाला है, वो उसको आपको मदद जरूर करता है। मैं एग्जांपल बताता हूं, पहला बताता हूं। जब मैं प्रोफेसर नहीं बना था तो मैंने पीएचडी के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में एक टेस्ट दिया था। टेस्ट लेते थे रिटर्न में, इंग्लिश में लेते थे वो भी। तो वहां ज्योग्राफी के अंदर टेस्ट ले लिया मैंने। उनका टेस्ट बिल्कुल क्लियर बढ़िया कर दिया, क्योंकि लगभग इंग्लिश मेरी ठीक थी, क्योंकि मेरा मीडियम ही इंग्लिश था पीजी क्लासेस के अंदर। क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी कमजोर थी, तो मैं चाहता था कि मेरी कम से कम नॉलेज को परखे, तो मैं इंग्लिश मैंने जो है मीडियम लिया था। उसके बाद में वहां मैंने टेस्ट तो क्लियर कर लिया, लेकिन वहां जिस टॉपिक के ऊपर मैं पीएचडी करना चाहता था एग्रीकल्चर में, वो टॉपिक मुझे नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा भाई इसमें तो सीट फिल हो गई है, आप अर्बन ज्योग्राफी के अंदर आप जो है पीएचडी कर लो। जबकि अर्बन ज्योग्राफी में मैं स्पेशलिस्ट नहीं था, इसलिए वहां अगर मैं ले भी लेता तो मुझे लंबा समय लग पाता और सीखने में बहुत समय लगता। इसलिए मैंने तुरंत जो है वहां जाकर के जयपुर यूनिवर्सिटी में गया और वहां सबसे पहले मैंने यही पूछा कि मैं अनजान था, और उस वक्त पुराने समय में लगभग 35 साल पहले पीएचडी करना इतना आसान भी नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी, दाखिले भी बहुत मुश्किल से होते थे। तो मैं स्वयं गया और वहां पहले पूछा, कॉन्फ्रेंस चल रही थी कोई ज्योग्राफी की, तो मैंने वहां आसपास के व्यक्तियों से पूछा कि भाई यहाँ प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी के, कितने प्रोफेसर हैं, और उनमें से सबसे बढ़िया नेचर के कौन से हैं जिनसे मैं बात कर सकूं। वैसे तो बढ़िया ही होते प्रोफेसर लगभग, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा भाई उनमें से थोड़े सॉफ्ट नेचर के कौन हैं, ताकि मैं अपनी सच्चाई से बात कह सकूं। उसके बाद में मैंने उनसे बात की। प्रोफेसर एस सी कलवाड़, जो बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे और 2 साल पहले एक्सपायर भी हो गए, वो मेरे गुरु रहे पीएचडी के। मैंने अपने उनको बात सच्चाई रखी कि सर, मुझे पीएचडी और एमफिल करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी बाद में हो गया था एमए के बेस पर। पहले एमए के बेस पर होता था, नेट और पीएचडी का बेस नहीं था, लेकिन उसमें एक लाइन लिखी होती थी
कि आपको सिलेक्शन के बाद में एमफिल या पीएचडी करना होगा, अन्यथा आपका इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा, बेसिक पे रहेंगे। तो मैंने उनको जाकर के सच्चाई से बात रख दी, सर ये मेरी समस्या है, यदि मैं एमफिल या पीएचडी नहीं करूंगा तो मेरा इंक्रीमेंट जो है आगे नहीं मिल पाएगा और मेरा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। उन्होंने मेरी बात को बहुत सावधानी से सुना, ईमानदारी से सुना, और उनके पास ऑलरेडी क्योंकि बुकिंग होती है, जब कोई पीएचडी कंप्लीट करता है तो सीट खाली होती है, तो उन्होंने एडवांस में ये बताया मुझे, कितना बढ़िया गाइडेंस है कि आप टॉपिक पर काम करते रहिए ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, और जो ही एक सीट खाली, एक बच्चा पीएचडी कंप्लीट करेगा तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन पीएचडी में करवा दूंगा। उसके बाद में उन्होंने मेरा पीएचडी कराया, और उसके बाद मुझे पता चला कि आपको सच्चाई और ईमानदारी बोलने से आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं। और उन्होंने इतना बढ़िया पीएचडी कराई कि जहां लगभग 5 और 4 नक्शों के साथ ही पीएचडी कर लेते हैं, उन्होंने मुझे इतना गहराई से करवाया कि लगभग 60-70 मेरे हाथ से नक्शे बनवाए और पूरा ज्ञान मुझे दिया। तो इस प्रकार से पहला काम तो ये हुआ एक्सपीरियंस का। दूसरा हुआ कि हमारा, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और हमारे खेत भी हैं, तो किसी खेत में पड़ोसी हमेशा आने जाने में दिक्कत पैदा करते थे, तो मैंने ये सोचा कि शायद मैं पढ़ा लिखा हूं अब, और पिताजी को लेकर के मैं वहां एसएचओ के पास गया कि शायद मैं पढ़ा लिखा हूं तो शायद वो गहराई से सुनेंगे। 35 साल पहले थोड़ा सा गड़बड़ भी थी, अब तो बहुत सुधार हो गया पुलिस के डिपार्टमेंट में। तो एसएचओ ने दूसरी पार्टी से पैसे, मैंने एप्लीकेशन लिखी कि हमें जो है ना, इनको समझाओ कि ये झगड़ा ना करें। उल्टा ही उसने क्या किया, उनसे उस वक्त तनख्वाह 2500 होती थी और उन्होंने, दूसरी पार्टी ने 5000 उस एसएचओ को दे दिए, और शाम को हमने देखा कि हमें वहां थाने के अंदर रख दिया। तो पहली बार देखा भाई हमें क्यों यहाँ रोक रखा है, वो दूसरी पार्टी चली गई। तो उन्होंने कहा जी आप भी 5000 दे दो, वो हौलदार बोले। मैंने कहा 5000 किस लिए? तो उनका मतलब था कि आप यहीं रहेंगे मत। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा तंबा हुआ, 5000 गिरफ्त, फिर क्या होगा? तो मुझे कल आपको एसडीएम साहब के पास पेशी, वहां आपको जो है जमानत करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब रात रात के लिए मैं आपको 5000 दूं, मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और वहां जब मेरी जमानत होगी, मेरे पिताजी की जमानत होगी, तो हम वहीं एसडीएम साहब को साफ साफ बातें बताएंगे कि ये एसएचओ बेईमान है और उसने 5000 लेकर उनको छोड़ दिया, जबकि वो गलती पे वो थे, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो उन्होंने जो है तुरंत जो है वहां हमें गिरफ्तार कर लिया, और फिर वहां दूसरे दिन जमानत पे छूटे। तो उस वक्त की मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस वक्त के जो एसडीएम साहब थे, आज वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के हैं। तो उन्होंने बहुत हमारी गंभीरता से बातें सुनी। मैंने सारी बातें साफ साफ जो अभी बताई है वो बताई कि इस एसएचओ ने गड़बड़ की है। एसएचओ को उन्होंने तुरंत कहा कि उनको दूसरों को पकड़ के लाओ। फिर मैंने तुरंत जो है नारनौल के अंदर एसपी साहब थे, मैंने अपनी प्रॉब्लम वहां भी बताई जी ऐसे आपका एसएचओ है वो बेईमान है और हमें बिना कोई झगड़ा किए हमें गिरफ्तार कर लिया और मुझे परेशान किया, और मैं पीएचडी भी कर रहा हूं। जबकि वही कुदरती जो है वहां पीएचडी के लिए गैजेटियर होते हैं, वो गैजेटियर मेरे थे। उन्होंने मांगा था कि भाई गैजेटियर लाओ उनके डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से। तो मैं ये भी कहा था सर ये जो आप मांग रहे हो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल गैजेटियर, वो मेरे पास है और मैं उनको दे के आया था। तो उन्होंने तुरंत जो है उस एसएचओ को वहां से सस्पेंड किया और लाइन हाजिर कर दिया। तो इसका मतलब है कि सच्चाई आपको कहनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा हम डरे रहते हैं कि थानेदार तो एसपी साहब से ज्यादा मुलाकात है और वही उनकी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं था। तो उस वक्त जो है मुझे मेरा डर खुल गया और मजबूती से भी आपको सच्चाई करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर थाने में रहते तो हम डरे रहते कि थानेदार पता नहीं अब दोबारा। मैंने कहा जी अब क्या होना है, अब होना था वो तो हो लिया, हमारा बेइज्जती होनी थी तो हो ली। उसके बाद में और तीसरा पॉइंट और देखेंगे कि यहां एक टेलर ने शर्ट मेरी खराब कर दी। तो मैंने टेलर से कहा भाई शर्ट खराब हो गई तो कोई बात नहीं, हमसे भी हो जाए गलती, तुमसे भी हो सकती है, तो आप इसको, क्योंकि मैं तो आदत मेरे को अब से नहीं, आज से भी अब बूढ़ा भी हो चुका हूं, तो अब
ये हमारी टाई की आदत जो है मेरी अब भी बनी हुई है कि टाई मैं अब भी लगाता हूँ, उस वक्त भी लगाता। तो मैंने कहा भाई मेरी कलर ठीक कर दो ताकि मैं टाई वगैरह लगाता हूँ ठीक करो। तो उसने कहा आप प्रेस कर लो। कर लिया, दो बार दोबारा फिर प्रेस कर लो कलर को तो ठीक हो जाएगी। तीसरी बार बोला कि आप नाली में फेंक दो, मुझे कोई लेना देना नहीं आपकी। तो मैंने कहा भाई मैं आपके जज साहब से वहां बात कर लूंगा, बोला हाई कोर्ट में जाओ। मैंने कहा ये तो बदतमीज आदमी है, इसने इसका मतलब ये औरों की बिगाड़ता रहता है और कुछ भी कार्य, इसका मतलब तो ये गलत है। मैंने वहां कोर्ट में डाल दिया जज साहब के पास मैटर। यहाँ तो मैटर चलता रहा। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो शर्ट लेने यहाँ सिलाई नहीं मेरे पास तो, जबकि मैंने उसको दिखाया कि सबूत। उन्होंने बोले सबूत है कोई? मैंने कहा जो उन्होंने जो पर्ची मांगी थी तो उन्होंने रख ली, और हमारा पर्पज भी नहीं था कि हम कोई कोर्ट केस जाएंगे, वो फाड़ दी उन्होंने, लेकर के हमें शर्ट दे दिया था। और कोई? तो मैंने कहा जी स्टिच लगी हुई है इसके, इसने पैंट और शर्ट बनाई तो पैंट में भी लगी हुई है, शर्ट और पैंट हमारे ठीक है, और शर्ट के ऊपर पीछे जो यहाँ कलर होती है, कलर के पास लगाई हुई है उसकी नाम की, टेलर के नाम की स्टिच। तो वो उन्होंने शर्ट अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख ली, और फिर उसके बाद में उस टेलर को लगभग जो है जहां 250 की शर्ट थी उसमें 5100 उसको दंड दिया गया, क्योंकि उसने बार बार गलतियां करी, एक बार नहीं बार बार। तो तीसरा एक एग्जाम्पल और रहा कुछ समय के बाद में, ये तो अभी पुरानी ही नहीं है, ये तो अभी 2-3 साल पहले की ही बात है। मेरे खेत के अंदर सस्ता रेट लेने के लिए, मुझे डराने के लिए मेरे खेत में गुंडे घुस आए, रिवॉल्वर ले रखे और एक गाड़ी में बैठकर आगे, ताकि ये सस्ते रेट में जमीन दे दे, और मेरे खेत में घुस गए। मैंने बताया कि पुलिस में मदद मांगी तो पुलिस का कोई मतलब नहीं है। तहसील में कहा जी इसको क्यों एंट्री कराओ, हटाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से रिक्वेस्ट बताई अपनी प्रॉब्लम की, यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं करता और इस तरह का है। तो उन्होंने मेरी बहुत ही मदद की, अन्यथा हिम्मत ही नहीं पड़ती कि बिना कारण के हम कैसे जाएं। लेकिन मैंने आपको ईमानदारी से अपनी बातें बताई और उन्होंने काफी मेरी मदद की। अभी उसके बाद में बता रहा हूं कि एक मैटर और, मैंने सच्चाई का बात हुआ कि सच्चाई बोलने से आप साफ साफ बताएं, सॉल्यूशन हो तो ठीक है, नहीं होता हो, लेकिन मुझे ये देखा गया कि लगभग चाहे वो कितने ही बड़े ऑफिसर हों, लगभग मदद करते हैं। इसी प्रकार से हायर एजुकेशन के अंदर हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे भी मैंने कई बार डिपार्टमेंट की अपनी प्रॉब्लम बताई कि शिफ्ट करना है, कैसे करना है, हमारा कॉलेज है वो नई बिल्डिंग में कैसे जाए। तो उन्होंने पूरी मदद की। और ईमान जो जिस कॉलेज के अंदर जो 15 साल से किसी 4 कमरों में पड़ा हुआ था, हमारा कॉलेज जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसमें शिफ्ट करने के लिए कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट के घुस जाते थे, कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी किराए पे ले लेते और फिर अपना बनाकर फिर आ जाते थे। तो इस तरह से मैंने देखा, अपनी सच्चाई को कहेंगे तो आपको निश्चित रूप से, तो उससे पर्सनल डेवलपमेंट में निखार भी आता है। कई बार आदमी क्या होता है कि आदमी को झूठ बोलने से क्या होता है, उसको अगर झूठ बार बार बोलेंगे तो उसका नाम ही एक हो जाएगा, फला फला आदमी वहां झूठ बोलने वाला। कईयों को नाम परमानेंट हो जाते हैं, आप कहीं भी जाओगे झूठ बोल रहा है तो फला व्यक्ति, अरे वो झूठ बोलने वाला, झूठा। इस तरह से उसकी इमेज समाज में खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार बने, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बने, अपने परिवार के प्रति ईमानदार बने, अपने समाज के प्रति ईमानदार बने और अपने देश के प्रति भी ईमानदार बने। किसी दूसरे की कीमती से कीमती वस्तु पर भी नीयत खराब न करें। क्योंकि जब मैंने देखा कि सच्चाई एक भगवान होता है, सच्चाई और ईमानदारी ईश्वर का दूसरा नाम मैं मानता हूं, कि किसी भी व्यक्ति ने मुझे इस तरह से परेशान नहीं किया और मेरी बात को सीरियसली सुना। एक मैटर और बता रहा हूं, बहुत सीरियस मामला। किसी व्यक्ति ने मेरे से 3 लाख उधार ले लिए। जब मैं पैसा मांगने लगा तो मेरे ही खिलाफ जो है एफआईआर भी करता है झूठी, कि झूठे मेरे से पैसा मांग रहा है, और मैटर कोर्ट में गया। जब ये मैटर छन के आया, लिखित में आया, तो इसमें समय लंबा लगा। उन्होंने मना कर दिया कि मेरे से पैसे ले ही नहीं का, और 10 तक झूठा मान रहा है, और मेरे एफआईआर कटवा दी। मैंने सीधा ही बात, लंबा समय तो लगा, लेकिन मुझे जमानत भी करानी पड़ी। लेकिन जज साहब समझदार थे,
उन्होंने मेरी एडवांस में अग्रिम जमानत होती है एफआईआर के बाद में, और पुलिस को चेतावनी देती थी इनको गिरफ्तार नहीं करना है, और लास्ट के अंदर मेरे पूरे पैसे भी मिले और एफआईआर भी कैंसिल हुई। तो इससे उसके बाद में हायर डिपार्टमेंट से उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी कि भाई इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए, दूसरे व्यक्ति ने जो झूठा एफआईआर कटवाई थी। तो मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मुझे काफी ह्यूमिलेशन भी महसूस हुआ कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मेरा नाम भी बदनाम कर दिया है और झूठे मुझे परेशानी होती। लेकिन बाद के अंदर सच्चाई सामने आई तो सारे केसेस क्लियर हुए और मुझे पूरे पैसे मिले ईमानदारी के साथ, ब्याज समेत, और एफआईआर कैंसिल हुई, और उनके खिलाफ जो पेंडिंग है कोई करना चाहे तो आज भी हम केस कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं कहता हूं ईमानदारी से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति ही सिर उठाकर चल सकता है। कुछ लोग बेईमानी, मक्कारी, धोखाधड़ी जैसे घृणित अवगुणों को कूटनीति कहते हैं कि ये तो राजनीति है। ये नहीं है, तो कूटनीति नहीं होती, कूटनीति नहीं बल्कि ये नीति है, और आपको दूसरों की नजरों में गिराते हैं और अंततः आप गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। यानी कि बेईमानी, धोखेबाजी, छल कपट से आप कुछ हासिल कर भी लेंगे तो समाज में आपकी इज्जत वो नहीं रहेगी जैसा कि आप सोच रहे हैं। भले ही आपके मुंह पर लोग न कहें, लेकिन बाद में अवश्य कहेंगे एक नंबर का बेईमान और मक्कार आदमी है और झूठा आदमी है। इसलिए समाज के अंदर झूठे, मक्कार, बेईमान, भ्रष्ट व्यक्ति की इज्जत नहीं होती है। हमेशा जो भी, ये भी स्पष्ट है, जो आदमी बेईमान होता है हमेशा अंदर से अशांत और भयभीत रहता है। वो चाहे ऊपर से दिखाई दे कि मैं बड़ा पहलवान हूं, ऐसा नहीं होता है। सच्चाई और ईमानदारी ही आपकी कामयाबी की सीढ़ियां हैं। अतः झूठ न स्वयं बोले और न अपने बच्चों से बुलवाएं, ईमानदारी से काम करें, और कोई भी आपसे मदद ईमानदारी के साथ मांगता है उसकी मदद करें। मैंने ये भी देखा कि जब हम पढ़ते थे तो मेरे पिताजी जाते थे कॉलेज के अंदर तो फीस करवा, क्योंकि उस वक्त फीस क्या पैसे होते नहीं थे माँ बाप के पास, तो चाहते थे कि कुछ सरकारी कॉलेज में कुछ फीस माफ हो जाए तो इनकी पढ़ाई ठीक हो जाए। तो वो अपना सच्ची सच्ची बातें बताते थे कि मेरे पास जमीन भी है लेकिन इसमें पैदावार नहीं होती, इसलिए फीस माफ की इसलिए जरूरी है। क्योंकि अगर मैं कोई कहेगा भी इसके पास जमीन कितनी है, तो जमीन मेरे पास बहुत है लेकिन इसमें पैदावार नहीं होती, इसलिए साफ साफ उस एप्लीकेशन में भी लिखते थे कि मेरे पास जमीन है लेकिन पैसे की कमी है, इसलिए इसकी फीस माफ की जाए। तो फीस माफ कर दी गई और उस वक्त से मुझे पता लगा ईमानदारी का कितना महत्व है। और जब भी मैं प्रिंसिपल रहा तो बच्चों के प्रति, उनकी फीस के प्रति मुझे वो ही भाव आते थे कि किस परिस्थिति के अंदर बच्चे आते हैं तो उनसे पूछते थे, बच्चे फीस माफ के लिए एप्लीकेशन मांगते थे, उनसे इंटरव्यू होता था, बेटे बताओ किस लिए क्या बात है, तो उनके सारी ईमानदारी की बातें पूछ करके हम उसका जो भी सरकारी नियम होता था फीस माफी का, हम फीस माफी और एड भी देते थे, कुछ हेल्प भी होती थी इकोनॉमिक। तो बच्चों को जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर होते थे उनकी फीस भी करते थे। और अभी भी हम करते हैं कि यहाँ प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद भी हमारा कॉलेज जो राव बहादुर सिंह जी हैं, इन्होंने कह रखा है कि जो भी विकलांग हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनकी प्रिंसिपल को पावर दे रखी है कि 5,000 तक आप कर सकते हैं और ज्यादा ही ज्यादा जरूरत होगी तो उसके बाद में मैनेजमेंट कमेटी उसके बारे में विचार करेगी, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। इसलिए मैं आर्थिक रूप से अपने लेवल पर भी लगभग 5,000, और कई बार देखता था कि ये बच्चे की बहुत ज्यादा समस्या है तो कई बार मैं रिक्वेस्ट करके उनकी और भी ज्यादा फीस माफ करवा देता था। और क्योंकि मुझे पता है कि आज ये बच्चा पढ़ जाएगा तो समाज के अंदर बहुत नाम करेगा और इसकी इच्छा काफी बढ़िया है। इसलिए बच्चों को सच बोलने की आदत सिखाएं और सच्चाई बोलेंगे तो उसको कदम कदम पर मदद भी मिलेगी। लेकिन झूठ बोल दिया तो उसके बाद में वो बार बार यही रहेगा, इस बच्चे ने झूठ बोल दिया है, और उस संस्कार में झूठी हो जाएगी बातें तो नहीं रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें, झूठ और बेईमानी जैसे अवगुणों से किनारा करके
सच्चाई और ईमानदारी को जीवन में स्थान देना चाहिए, ताकि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। चाहे समय लग सकता है, लेकिन अंत के अंदर सच्चाई ही सामने आती है और उसमें आदमी चाहे अकेला बेशक रह जाए ईमानदारी बोलने के लिए, लेकिन लास्ट में जब छटेंगे तो ईमानदार आदमी की ही जीत होती है। मैंने पग पग पर भी ये बातें देखी हैं। थैंक यू, धन्यवाद।